कि अगर पार्टिसिपेट होना चाहो तो संस्था, हाँ, स्कैनर की व्यवस्था हम लोग कर देंगे। स्कैनर जो है फ्लैश कर दीजिए, ठीक है। और तुम लोग भी कुछ करो। चालू हो गया है। हाँ हाँ। और प्रसाद जो है हम लोग कैसे भेजेंगे? हाँ, मैनेजमेंट वाला लोगों का जिम्मेवारी है। हाँ, मैंने ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा, फोटो खींच के पहुंचा दिया जाएगा है। फोटो खींच के पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, उम्मीद है कि आप लोगों में अब एक कॉन्फिडेंस भी जग रहा होगा। जितना आप लोग पहले हताहत थे, अब उतने हताहत नहीं होंगे। सुनो मेरी बातों को, एक बार सहमति भर दो। आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो रहा है कि नहीं, कि अब लगता है कि हम ठीक स्टेज में पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे अच्छे हैं। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मेहनत अगर हो रहा है तो आप में स्थिरता आनी चाहिए, घबराना नहीं है। आपको लग रहा होगा कि चलो हम औरों से तो ठीक है, कि कम से कम इतना चीजें तो कर पा रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों का शायद सोमवार का लक्ष्य दिया गया था। एक्चुअली मैं बहुत चीजों को याद रखता हूं। एक बार बात बात में हमने कहा था तो आप लोगों ने हामी भरा था कि सर सोमवार तक हम लोग 10th क्लास तक ज्योग्राफी अपडेट करके आपको दे देंगे। क्या ये सत्य बोल रहे हैं हम? अगर सही बोल रहे हैं तो कितने, हाँ, हाँ, हमको तो याद है ना, बहुत लोग भूल चुका होगा, तो आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, ठीक है। बुक से क्वेश्चन था ना। आपको एकदम चिंता नहीं करना है। जिस चीजों में हमने अगर हाथ बढ़ाया है तो वो चीज बहुत बेहतर चल रहा है। और एनसीईआरटी जैसे, उसको तो अब हम सोचें कि एक क्लास को आने वाले समय में एक ही दिन में पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा उस पर काम हो रहा है। जैसे हमको ज्योग्राफी पढ़ाना हो एक किताब, या एनसीईआरटी का कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना हो, तो एक ही दिन में लगा के वो किताब खत्म कर देना है। अब समय नहीं है। जैसे 8 क्लास का एक बुक लगाए तो एक दिन में हम 8 क्लास खत्म, अगले दिन 9th क्लास पढ़ा लेंगे। अब इसके लिए थोड़ा लंबा समय चाहिए, तो हम लोग भी समय निकाल रहे हैं। लेकिन आज से एमसीक्यू के मैराथन में रहेंगे 5-7 घंटा 8 घंटा। देखते हैं कितना देर तक सब चीजें चलती हैं, ठीक है। चलिए, कल हम लोगों को ब्रह्मपुत्र शायद हम लोग पढ़ रहे थे। अरे ठीक है, जितना जिसमें सकान होगा वो देखेगा। हम लोग तो 7-8-10 घंटा रहेंगे ना। आप कितना कर पाते हो आप देखना। हाँ 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 हाँ। एनसीईआरटी रामबाण दवा है। ब्रह्मपुत्र, सबको मैं बना लेना है, ठीक है। मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, चेमा यंगडुंग। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर है। इसी चेमा यंगडुंग ग्लेशियर से इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहां अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश में आकर के अपना जल विसर्जित करती है। सुनो, ये तिब्बत है। तिब्बत में इस नदी का प्रवाह पूरब की ओर है। तिब्बत में नदी का प्रवाह ईस्ट की ओर है। इस चीज को जरूर याद रखना है, ठीक है। और तिब्बत में इसे शांगपो कहा जाता है। तिब्बत में शांगपो कहा जाता है। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग हो जाता है। दिहांग, कहीं कहीं सिहांग लिखा होगा एनसीईआरटी में भी। हाँ, दिबांग तो नहीं लिखना चाहिए, सिहांग लिखना चाहिए। वर्ड हो सकता है इधर हो, दिहांग है। जैसे ही ये असम में आएगा, लोहित नदी जहां मिलेगी ना, उसके बाद असम में ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है इसका। ब्रह्मपुत्र नाम हो जाता है। यही जब बांग्लादेश में प्रवेश कर जाए तो बांग्लादेश में प्रवेश के साथ इसका नाम जमुना, जमुना, इसका नाम जमुना हो जाता है। और आगे इसमें मेघना प्रवेश कर एक नदी मिलती है, ठीक है। पहले ये मोटा मोटा चीज है, फिर इसके बाद इसकी सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे, इसी में ऐड करेंगे, ठीक है। इसको पहले खींच लीजिए।
भारत की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र वाली नदी है। इसको बनाइए ना, लिखना कहाँ है मेरे क्लास में, जो है सो डायग्राम खींच लेना है, लिखिएगा तो काम चलेगा जी, लिखिएगा तो काम चलेगा। ऑनलाइन वाले सब लोग ठीक है? बहुत बढ़िया, सबको ठीक है भाई? ऑनलाइन वाले बहुत बढ़िया, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। चलो अपडेट रहना है, जल्दी जल्दी पढ़ना है। चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, दिक्कत है? चेमा यंगडुंग ग्लेशियर, चेमा यंगडुंग ग्लेशियर। और बोले मानसरोवर झील में एक ग्लेशियर है, हिमनद है, चेमा यंगडुंग। उसी ग्लेशियर या हिमनद से ये नदी निकलती है, ये नदी निकलती है। कहां? हाँ, जहां अरुणाचल प्रदेश के पास ये नदी भारत में प्रवेश करती है, तो वहां जो दर्रा है वह दर्रा यंगयाप दर्रा है, यंगयाप दर्रा है। जहां ये नदी प्रवेश करती है ना, वहां जो दर्रा है, ये दर्रा यंगयाप दर्रा है, रोहतांग नहीं है। हाँ, यांग याप दर्रा से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। बहुत बढ़िया, ठीक है सब लोग? क्या धुरंधर गांडी उधारी, इतना लेट? एकदम नहीं चलना है लेट। हाँ, बांग्लादेश में जमुना नाम से इसे ही जाना जाता है। ठीक, सब पर बात करते हैं। मेघना पहले बना करके रहने दीजिए कि मेघना क्यों इसको कहा जाता है और इस पर थोड़ा विवाद क्यों है। यहां देखिए, इसके बाएं ओर से मिलने वाली मुख्य नदियों में तीस्ता, तीस्ता, सुबानसिरी, दाएं ओर से मिल रही है, सब ऐसे लिख लेना है बस। सुबानसिरी, सुबानसिरी, तीस्ता, सुबानसिरी। एक बार अमला उगारा है, इधर से इस नदी में मिलती है, जो थोड़ा दूर से लाके मिला देते हैं, लोहित। यहां मिला लीजिएगा किसको? लोहित को। लोहित पर ही सबसे बड़ा सड़क पुल बना है, भूपेन हजारिका पुल, इसी लोहित नदी पर बना हुआ है। एक और नदी मात्र इधर से, धनसरी, हाँ धनसिरी, धनसिरी, एक नदी मिला लोगे क्या? धनसिरी। ये एक नदी मेघना, एक नदी कौन? मेघना। जैसे ही इसमें आके प्रवेश करती है तो बांग्लादेश वाले अब इसे मेघना कहने लगते हैं। ठीक है, साथ ही ध्यान से सुनना, भारत के तरफ से एक नदी जाकर के बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी, पद्मा। ठीक है, दोनों ने मिलकर के जो डेल्टा का निर्माण किया, इसी डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि सर
ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा है, जबकि बांग्लादेश वालों का मानना है कि ये गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा नहीं है, ये मेघना की डेल्टा है। उस श्रेय हमें देना नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में किसी के भी पंख जम जाए फिर वो भूल जाएगा आपको, नहीं है। बांग्लादेश का जन्म ही हुआ हम लोगों के प्रयास से। अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश उसकी भ्रूण हत्या हो जाती कि नहीं। हाँ, निश्चित रूप से उसके जो फादर ऑफ नेशन है वो आते ही नहीं। अब उधर हम आपको नहीं लेके चलेंगे क्योंकि उनको तो जेल में डाल ही दिया गया था। ये तो हाँ, मोजीबुर पूरा नाम ऐसा था। हाँ, इसी के जो अभी हमारे बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना है, इन्हीं के फादर थे मुजीबुर रहमान, वही फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के। एक और वहां पर एक और पगली है, क्या नाम है उसका, खालिदा जिया। हाँ, खालिदा जिया। वो इतनी पगली है कि बाहर रहेगी तो सिर्फ भारत के खिलाफ बोलती है, इसलिए उसको बाहर रहने ही नहीं दिया जाता है। उसका सबसे उपयुक्त जगह जेल है। ठीक है, छोड़िए, उस विषय पर बात नहीं करेंगे आपसे, समय आपके पास कम है। सुंदरबन डेल्टा, तीन चीज आज यहीं पर कर लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा मैग्रोवन है, सबसे बड़ा भारत का। हाँ, मैग्रोवन मतलब समझते हैं। हाँ, खारे पानी का वन है, जो खारे पानी में पाया जाता हो, खारे पानी में पाए जाने वाला वन है। दूसरा, यहां सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता है। एक वृक्ष है, कौन सा, सुंदरी वृक्ष, इसी के नाम पर नाम रखा गया है सुंदरबन डेल्टा। तीसरा पढ़ लेना कि यहां हमारा रॉयल टाइगर्स, बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है। बंगाल रॉयल टाइगर पाया जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु है, यहीं पर पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा। एक चीज और पढ़ना है, असम के पास ये नदी एक बड़े गार्ज का निर्माण करती है, जिससे नदीय द्वीप बनता है। तो विश्व का सबसे बड़ा, जी हां, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यहीं पर बनता है। नाम क्या है उसका, माजुली। नाम है माजुली। और ये अब असम का एक जिला भी है, माजुली जिला। असम ने इसको एक डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर रखा है। हाँ, इसमें एक चीज और आपको बहुत धैर्य करके पढ़ना है। एक नदी मिल रही होगी, लोहित, दिख रही है, क्या नदी है, लोहित नदी जो है ना भाई, इसको कहते हैं खूनी नदी, याद रखना, खूनी नदी। अब खूनी नदी ऐसा नहीं है कि बहुत खून करती है, हाँ, उसी के नाम पर, सुनो, बहुत अच्छी बात है। दूसरा इसमें पढ़ लेना कि सर इसी नदी पर सबसे बड़ा पुल है, सबसे बड़ा सड़क पुल है, यहीं पर क्लियर कर देते हैं। सबसे बड़ा सड़क पुल है, नाम क्या है उसका, भूपेन हजारिका। ये हो गया, ठीक है। रॉयल टाइगर्स, हाँ, ये सुंदरबन में ही पाए जाते हैं रॉयल टाइगर। हाँ, ये इसलिए उसको लिख दिए हैं। सबसे बड़ा मैग्रो वन भी सुंदरबन है। ये सुंदरी वृक्ष, बंगाल रॉयल टाइगर, ये सुंदरी वृक्ष, खारे पानी की झील, ठीक है, बहुत बढ़िया। लोहित को बोलते हैं खूनी नदी, उसी पर सबसे बड़ा सड़क पुल है भूपेन हजारिका। मैं आप लोगों को कौन है सर, आपका मोबाइल नंबर चाहिए, ये कौन है, बहुत बढ़िया सबका। बहुत बढ़िया भाई, कल क्लास ज्योग्राफी का नहीं हुआ था,
आप परेशान नहीं हो सब लोग, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। मिटा दे, हाँ थोड़ा तेज करिए ना, आप लोगों को थोड़ा सा इंडिया का पॉलिटिकली कंप्लीट सब राज्यों पर भी बात करना है, अभी कम नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंट का सेक्शन क्लियर करना है हम लोगों को कि कितने वन है, क्या है स्टेटस है, उद्यान है, सब चीजों पर बात करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को, ठीक है। हाँ हाँ कंप्लीट पर्यावरण पढ़ाएंगे, ऐसा कौन बात हो गया छोड़ देंगे, ठीक है। उसी को भी डायग्राम से पढ़ाएंगे, भाषा से नहीं पढ़ाएंगे ना। ये इसलिए हम लोग संभव कर पा रहे हैं पढ़ना, क्योंकि चीजों को डायग्राम से पढ़ रहे हैं। एक बहुत काम की जानकारी लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि सर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 NW, इसको हटाए ना, लेफ्ट राइट नहीं समझे, ये दाएं जैसे ऊपर से निकलती है तब प्रवाह में जो राइट आपका है वो राइट है, जो लेफ्ट है वो लेफ्ट। तो यहां ये सीधा ये राइट है बंधु, ऐसे याद रखिएगा, सीधा सुनिए, ऐसे याद रखना है कि जो आपका लेफ्ट है उसका राइट, जो आपका राइट है उसका लेफ्ट होगा। क्लियर है, ट्रिक भी टाइप का सोच लीजिए कि जो आपका लेफ्ट है उसका राइट होगा, जो आपका राइट है उसका लेफ्ट होगा। ऐसे कोई महारथी जो कंप्लीट आज से आ रहे हो, कोई है क्या? जी हाँ, सब आप लोग महारथी ही तो हैं, आप हैं और कोई जिनकी आज पहली क्लास है? कुछ नहीं छूटा है, चिंता मत करिएगा, ठीक है। जहां आपको, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं छूटा है, जो थोड़ी बहुत क्लासेस छुटी हैं उसको आप लोग एक दिन का एक्सेस ले लीजिएगा और एक दिन में कंप्लीट पढ़ जाइएगा, फिर कल होके वो अपने वापस कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। शायद ऐसा सुविधा आपको कहा गया होगा देने के लिए, आपको एक दिन का एक्सेस मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और चीजें बहुत समराई चल रही है, ठीक है, इससे बहुत आगे पीछे उड़ना नहीं है, जो बहुत उड़ेगा वो अपना हिसाब किताब जाने। हम लोग तो सोच समझ के अपने ज्ञान के सीमा में पढ़ा रहे हैं, अब ज्ञान अनंत नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, तो उस सीमा में पढ़ा रहे हैं कि कम समय में क्या बेहतर हो सकता है। चलिए हटाए ना, एक बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपसे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे, कहां से कहां? सदिया से धुबरी, धुबरी नाम याद रखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी में? ब्रह्मपुत्र में ही है, ब्रह्मपुत्र में ही है। अब वन अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, वन गंगा में है, वन गंगा में है, इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया तक सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग 1 ही है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ए ब्रह्मपुत्र में है, कहां से? सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी, 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 जी हां धुबरी, सदिया से धुबरी तक। सब लोग ठीक हो? चलिए चले प्रायद्वीपीय नदियों के तरफ। आज नदी की कहानी खत्म करनी है, नदी की लीला खत्म करनी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 वो इलाहाबाद से लेकर के और हल्दिया तक है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा, जिस दिन परिवहन पढ़ाऊंगा ना, परिवहन आपको पढ़ा के छोड़ना है, तो परिवहन में वायु परिवहन, रेल परिवहन और स्थल परिवहन तीनों को एक क्लास में खत्म करना है हमको, चिंता नहीं करना है आपको, ठीक है। ये तो मिल गया तो इसको हमने जोड़ दिया। प्रायद्वीपीय भारत में चलेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, जी हां गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी का उद्गम, गोदावरी का उद्गम कहां है? त्रियंबकम पठार, त्रियंबकम पठार में उसका उद्गम है महाराष्ट्र में। त्रियंबकम पठार महाराष्ट्र उसका उद्गम है। एक शब्द पूछता है बार बार,
बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण की गंगा और दक्षिण गंगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां दक्षिण गंगा लिख देना केवल गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कावेरी। अगर भारत नहीं भी लिखे दक्षिण की गंगा गोदावरी, और दक्षिणी गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा कावेरी और दक्षिणी गंगा गोदावरी। जबकि ऐसे मतलब विवादास्पद चीजों को नहीं रखना चाहिए। सरकार को एक बार अपनी एनसीईआरटी किताब इस सब में भी मतलब रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ करके भी यहाँ असहज रहता है, बहुत सहजताएं नहीं रहती है। ठीक है, गोदावरी आओ, सुनो, इसका उद्गम कहां से है? त्र्यंबकम पठार, त्र्यंबकम पठार, त्र्यंबकम पठार महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। इसी पर महाराष्ट्र में ही लगता है कुंभ। थोड़ा सा बात कर ले कुंभ पर, क्या अलग से एक टॉपिक ऐसे लगा लेना, कुंभ एक डायग्राम में खत्म करिए। कुंभ 4 स्थानों पर लगता है। ठीक है, पहला गोदावरी में, पहला गोदावरी में, और ये गोदावरी पर कहां? तो नासिक, नासिक महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, दूसरा लगता है क्षिप्रा। अगर किसी किताब में सिप्रा भी लिखा हो तो कोई गलत नहीं है, मिटाने पर भी थोड़ा मिटाइए, ज्यादा मिल जाता है। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी, गोदावरी। ठीक है, दूसरा है क्षिप्रा या सिप्रा, या सिप्रा, दोनों शब्द एकदम सही है। उज्जैन मध्य प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में। और तीसरा गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती। इलाहाबाद, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद प्रयाग में। ठीक है, जबकि गंगा के पर अलकनंदा, गंगा अलकनंदा जहां संगम है हरिद्वार में, हरिद्वार में, हरिद्वार में। ठीक है, कुंभ का आयोजन प्रत्येक 12वें वर्ष पर, प्रत्येक 12वें वर्ष पर, प्रत्येक एक स्थान पर 12वें वर्ष पर होता है। सिर्फ 2 जगह पर अर्धकुंभ लगता है, एक प्रयागराज और दूसरा हरिद्वार, बाकी कहीं अर्धकुंभ नहीं लगता है। अर्धकुंभ 2 जगहों पर लगता है। ठीक है, अब यही फाउंडेशन बैच में जब पढ़ाना होता तो इसको थोड़ा अलग कहानी करते हम लोग कि देखो कुंभ क्यों लगता है। ठीक है, अब आपको क्यों लगने का कारण ठीक नहीं है पढ़ाना, समय लग जाएगा, आप लोगों के लिए इतना बहुत है। ये दोनों इलाहाबाद यानी प्रयाग और हरिद्वार में अर्धकुंभ, यहां अर्धकुंभ भी नहीं लगता है। आए लिख दिए, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर, क्षिप्रा उज्जैन में मध्य प्रदेश में, गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, इलाहाबाद गंगा के संगम पर हरिद्वार उत्तराखंड में, हरिद्वार उत्तराखंड में। ये 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है प्रत्येक 12वें वर्ष में। ठीक है, हाँ? तो हम तो 3-4 बार बोल दिए कि विलुप्त अदृश्य सरस्वती, अदृश्य सरस्वती बोलते जा रहे थे। तो आप तो बहुत जिम्मेवार स्टूडेंट हैं, कैसे इस बात को मिस कर दिए? हाँ, ऐसे नहीं हुई है, फिजिकली और मेंटली
हर एक स्तर पर क्लास में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जी हाँ, सुपर। चलो मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। हम्म, ये पूजा जी, आप लोगों का मैथ रीजनिंग का क्लास भी चलेगा। अब इतनी क्लासेज चल रही हैं, एक साथ ज्यादा क्लास शुरू हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। एक साथ बहुत ज्यादा क्लास शुरू करवाना भी तो बहुत समस्या है। गांव में एक चिड़िया होती है, 1 मिनट सबका लेंगे, सुने हैं ना, उसका नाम होता है खिरलिच। ऐसा सुने हैं क्या नाम आप लोग? और एक चिड़िया जो हमारी राजकीय पक्षी है, एस्पैरो गौरैया, नहीं है? दोनों ने अपने में थोड़ा सा डिस्कस किया, तो गौरैया ने तुलनात्मक रूप से देखा कि अरे खिरलिच, तुम्हारा आकार भी मेरे जैसा है, तुम मेरे ही प्रजाति जैसे दिखती भी हो, और तुमको लोग जो है रोज प्रणाम दंडवत करते हैं, जहां दिख जाए साष्टांग लगा देते हैं, और मेरे लिए डंडा लेके बैठे रहते हैं। अंतर क्या है? तो गौरैया ने जो मार्क किया अंतर, वो यही कि अच्छा इसके चाल में अंतर है। लोग आज भी किसी के चाल की जब तुलना करना होता है ना, तो कहते एकदम खिरलिच जैसे चलती है। ऐसा सुने कि नहीं? गांव में ये शब्द आता है, नहीं आता है जी? ये एकदम बाप रे चलती है कि एकदम खिरलिच जैसे चलती है। चलता भी ये हो सकता है, लेकिन एक्चुअली खिरलिच जो है, हाँ, ये जेंडर विशेष पर इसमें मत लीजिएगा, ये एक खास खास जो है चीजों को कहा गया है, ठीक है। तो गौरैया ने कहा कि चलो हम भी चलने का कोशिश करते हैं। अब उसने क्या किया? कोशिश किया खिरलिच जैसा चलने का, तो अपना भी नहीं चल पाई, अब उसका भी नहीं मिल पाया। क्या हुआ? फुदकना शुरू कर दी। अब देखिएगा फुदकती रहती है, फुदकती है कि नहीं? तो इसलिए सब चीज को पहले फिनिश करो। हम बोले हैं ना कि सबसे पहले अपना क्लास फिनिश करके दे रहे हैं, तो इसी जगह पर जो है आपका मैथ रीजनिंग का क्लास, या फिर सप्ताह में 1-2 दिन करके हम लोग लगवा देंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए, त्र्यंबकम पठार से गोदावरी नदी का उद्गम हो रहा है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से। हाँ हाँ, हरिद्वार में भी अर्धकुंभ होगा। बहुत बढ़िया, लिख लो, थोड़ा सा भाषा में लिखो। यह नदी थोड़ा भाषा में लिखो, 5 मिनट में खत्म हो जाए। गोदावरी पढ़ रहे हैं जी, गोदावरी थोड़ा सा भाषा में लिखिए कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। घर डायग्राम बना लीजिएगा। गोदावरी, यह नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। अब उसके कुछ अपवाह क्षेत्र इसके हिस्से बनते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए कर्नाटक इस पर हिस्सेदारी जमा रहा है कि मेरे भी है। कर्नाटक में इसकी द्रोणियां हैं, कर्नाटक में इसकी द्रोणियां हैं। ये इसकी जो जलग्रहण क्षेत्र है ये फैला हुआ है, इसकी द्रोणियां कर्नाटक में भी फैली हुई है। जो जलग्रहण क्षेत्र है ये कर्नाटक में भी फैला हुआ है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, खास करके प्रायद्वीपीय नदियों में, कि प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में विवाद है, प्रायद्वीपीय भारत के नदियों में विवाद है। क्वेश्चन पूछेगा कि सर गोदावरी नदी में द्रोणी में कौन सा एक राज्य शामिल नहीं है, या कौन कौन से राज्य शामिल हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें कर्नाटक को जरूर रखिएगा, ठीक है सबका। दूसरा पॉइंट एक और मेंशन करो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जी हां, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर है, जिसकी लंबाई
1465 किलोमीटर है। बहुत बढ़िया, 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा की उपमा दिया गया है। इसे दक्षिण गंगा की उपमा दिया गया है। इसे दक्षिण गंगा की उपमा दिया गया है। ठीक है। और ना कहा गया है, जैसे बोलते हैं ना उपमा देना, आप किसी को टाइटल दे देते हो ना, वही टाइटल की बात हो रही है। एक पॉइंट और लिख करके इसको फिनिश करूं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, 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 वर्धा, पूर्णा, वर्धा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वर्धा, मंजरा, मंजरा, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, बस नाम लिख देना है, वेनगंगा, वेनगंगा व वेनगंगा, कॉमा पेनगंगा, पेन, हाँ पेनगंगा, वेनगंगा, बहुत बहुत बढ़िया, लिख ही दे रहा हूं। वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, दोनों लिख दिया। दोनों एक जैसे नाम है। इंद्रावती, इंद्रावती, जी हां इंद्रावती आदि हैं, आदि हैं, आदि हैं। काम खत्म करिए इसका। ठीक है, बहुत हो गया। आज तारीख कितना हो गया? 12 हो गया ना। सब परियोजनाओं को एक साथ आधे घंटे में, टोटल नदी के परियोजनाओं को एक साथ करा दूंगा कि कंफ्यूजन नहीं हो। उस दिन हम लोग टाइटल डालेंगे। सुनिए, सब चीजों को हमने एकदम कंप्लीट बाय फ्रेम करके रखा हुआ है मेरे भाई, कि आपको उस फ्रेम से बाहर नहीं जाना पड़े। अभी हमने अपवाह तंत्र को टाइटल डाल करके 1-2 दिन में खत्म कर दिया। अगली बार हम लोग भारत की नदी परियोजनाओं को पढ़ लेंगे, जिसमें बांध और जलाशय दोनों आ जाएगा। फिर उसके बाद भारत में कंप्लीट जितने वन क्षेत्र है जिसको अभ्यारण्य घोषित किया गया है उसको पढ़ लेंगे, अभ्यारण्यों को पढ़ लेंगे। एक बार में टोटल खनिज को पढ़ लेंगे कि किस स्टेट से कितना है। फिर एक बार ईंधन को उसी में पढ़ लेंगे। एक टॉपिक कंप्लीट करके हम लोग जो है ईंधन के साथ साथ कृषि को पढ़ लेंगे। हाँ, कृषि को पढ़ लेंगे। और कुछ लोगों का डिमांड आ रहा है वेटलैंड, क्योंकि 5 और भारत का जुड़ गया है, तो हम लोग एकदम अपडेट रहते हैं, चिंता नहीं करना है आपको। ठीक है, हो सकता है आज ही एमसीक्यू में उसको शामिल करवा के पढ़ा दें, तो आपको हर स्तर पर तैयार रहना है। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन शायद कहीं नहीं हो जो कि किसी न किसी फॉर्मेट में हम लोगों के पास से ना गुजरा हो। या तो क्लास में आ जाएगा, नहीं तो एमसीक्यू में चल जाएगा। समय कम है, इसलिए हर एंगल पर तो लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखिए आप लोगों को पैनिक तो 1% भी नहीं होना है। मैं समझ पाता हूं, शायद आप आश्वस्त हो चुका हूं कि मैं बहुतों का रिलैक्स दे दिया हूं बहुतों को। ठीक है, कि पैनिक नहीं रहना है। 2 महीना समय अगर मिले तो ठीक है, 2 महीना से कम मिल गया इसी का थोड़ा सा दुख है, लेकिन फिर भी ठीक है। 2 महीना का समय कोई बहुत खराब समय नहीं होता है। पढ़ाई में जो एग्जाम में जो है ना, 1-1.5 महीना की बातें ही बहुत ठीक ठाक याद रहती है। 1 साल वाला तो इंसान भूलने लगता है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा ज्यादा ताकत से काम करना है, तो लगा दीजिए ताकत एक बार, छोड़ो। और थोड़ा सा चलेंगे आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों पर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, नर्मदा, नर्मदा पता है ना, नर्मदा और सोन।
हाँ सुनो, नर्मदा और सोन दोनों का उद्गम अमरकंटक, मध्य प्रदेश में अमरकंटक। दोनों ने बचपन में साथ जन्म लिया, जीने और मरने की कस्में खाई कि चलो जीवन भी साथ ही गुजारेंगे, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। कुछ ऐसा सोचा होगा। हाँ, बहुत ऐसा सुनाने का समय नहीं है, लेकिन सुनो, अभी एक अवस्था आता है जिस अवस्था के बाद इंसान थोड़ा सा दिग्भ्रमित होने लगता है, और खास करके इस पक्ष में महिलाएं बहुत स्थिर है, पुरुष पक्ष बहुत कमजोर है कि नहीं है, ये इतिहास गवाह है। और सोन एक बार यही अमरकंटक से घूमने के लिए निकला। यहां देखो, रास्ते में उसे मिल गई कौन, रिहंद। सोन नदियों में पुलिंग है, सोन नदियों में पुलिंग है, और नर्मदा स्त्रीलिंग है, नर्मदा स्त्रीलिंग है। जी हां, दोनों ने तब ना पुलिंग स्त्रीलिंग मिल के कहा कि साथ जीवन बसाएंगे। हाँ, ये सोच रहा होगा कैसे कहा सर, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्मेट यही है। लेकिन जैसे सोन एक बार कहा रुको बाजार से घूम के आते हैं, घूमने निकला, रास्ते में मिल गई रिहंद, कहा कि उससे बढ़िया तो यही है, चलो नया जीवन बसाते हैं, है कि नहीं है। अब नर्मदा को ये भावनाएं बेहतर सूट नहीं किया, वो कही कि तुम्हारे जैसे कलंकी को अब मैं आजीवन मुंह नहीं दिखाऊंगी, इसलिए तुमने अपना रास्ता पूरब बनाया है तो हम कहा पश्चिम बना लेते हैं, और अरब सागर में जाकर के लीला को खत्म किया था। ये नर्मदा की बातें होती है। अब आपको दोनों बातें याद रहेगी, बहुत समय नहीं देना है, 2 मिनट में इसको कवर कर लेना है, ठीक है। लिखिए, हाँ इसकी कच्ची निकली। छोड़िए छोड़िए, हटाइए। ये कौन आदमी है, कौन कौन मानसिकता का आदमी है ये। कुछ कह रहा है कि अच्छा बुरा इस सब का फैसला नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए लिखिए, नर्मदा उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, एक पॉइंट लिखो, यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली, अमरकंटक नर्मदा को पढ़ा रहा हूं ना, मध्य प्रदेश का अमरकंटक यह पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जिसका लंबाई 1312 किलोमीटर है। फिगर भी यही रहेगा, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। अब चंद चंद मिनट में पढ़ना है तो थोड़ा तेज तो करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी नदी है, लिखो, 1312 किलोमीटर, इसे ऐसे बना लेना, और 1312 किलोमीटर उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक आज जल विसर्जित करती है कहां, अरब सागर में, अरब सागर में खंभात की खाड़ी में, अरब सागर खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, जी हां, खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इसी नदी पर धुआंधार जलप्रपात, पढ़े हो क्या, बहुत बढ़िया, जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, जलप्रपात, जी हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ा देगा, प्रपात, ठीक है। और इसी नदी पर एक परियोजना है, बांध बनाया गया है, कौन सा, सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। खींचिए खींचिए फटाफट डायग्राम खींचो। लिखो प्रमुख सहायक नदियां, हाँ सहायक नदी लिख लीजिए, ओरसंग, अगर से लिखना है तो ओरसंग, ओरसंग,
और संग, देखो मिल गया आगे, इसको भी कहा कि चलो संग संग एकदम और तक चलेंगे, और संग नहीं है। हाँ, उसी में है तवा, 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 एक नदी है, क्या नाम है इसका? तवा, नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर मैडम। अमरकंटक से उद्गम है बंजरा, बंजरा, अमरकंटक से इसका उद्गम है, अमरकंटक से उद्गम है मध्य प्रदेश में, और ये डेल्टा नहीं नदमुख बनाती है। ये नदी क्या करती है? ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, ज्वार नदमुख का, नदमुख का निर्माण करती है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नदमुख का निर्माण करती है। बनाइए इसको, खींचिए, 1 सेकंड में खींचिए। हाँ, 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, सबका हो गया, दिक्कत नहीं है किसी को? खंबात की खाड़ी, वो अरब सागर में खंबात की खाड़ी है। यहां दिखा दे क्या? कुछ लोग कह रहा है कि सर खंबात की खाड़ी कहाँ है? ये देखो, यही है खंबात की खाड़ी, जहां अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। एकदम ठीक है सब लोगों का? ये सहायक नदी है, और संग, तावा और बंजरा सहायक नदी है। इसी नदी पर है धुआंधार जलप्रपात, इसी नदी पर अवस्थित है सरदार सरोवर बांध। ठीक है सबका? चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा तेज करिए, थोड़ा तेज करिए। चलिए, तापी भी इसलिए तो मैं इतना तेज पढ़ा रहा हूं ना पूजा जी, 7 से आप लोगों का एग्जाम शुरू होगा, तो इसलिए क्लासेज इतनी तेज चल रही है, पूरा फुल डे चल रहा है, कोई छुट्टी नहीं मनाया जा रहा है। ठीक है, और जरूरत पड़ा तो हम लोग 1-2 घंटा और क्लास का समय बढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिए। देखिए, ऑफलाइन वाले बच्चे सब बहुत रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि ये लोग मेरे बातों पर बहुत कुछ विश्वास करता है, और ये सब परेशान रहता है कि नहीं है? दिक्कत मत करो, ठीक है? और थोड़ा बहुत हमको लगभग सब पेपर आता है, जहां जरूरत पड़ेगा वहां और भी जगह पर कूदेंगे, और भी सब्जेक्ट में कूदेंगे, है कि नहीं है? तो आप लोगों को डूबने नहीं दिया जाएगा, एकदम रिलैक्स रहना है। और मैं जिस चीजों को निश्चित रूप से बचा लेंगे, मैं जिस चीज को उठाता हूं अपने पीरियड ऑफ टाइम में खत्म कर देता हूं, वही मेरी एक विशेषता है। अगर कहेंगे कि सर ज्योग्राफी और 2 दिन में खत्म कर दीजिए, तो मैं सबको संतुष्ट करके 2 दिन में पढ़ा दूंगा, एक भी आदमी असंतुष्ट होकर नहीं जाएगा। आप परीक्षा के क्वेश्चन भी पकड़ाएंगे। कारण क्या है सुनिए, जल्दी पढ़ाने का कारण क्या है कि लगभग अब इतना सैकड़ों बैच पढ़ा चुके हैं, इतना तो तय है कि सैकड़ों से ज्यादा बैच पढ़ाए हैं, और अब दिख जाता है कि भाई इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, उसमें ऐसे घूमना नहीं पड़ता है कि ये वो, ऐसे नहीं। और लंबे समय वाले बैच हैं तो फिर उनको तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो चिंता नहीं करना है आपको। 2 क्वेश्चन पूछेगा। अरे बाप रे, ये तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया रखे हैं हम लोग कि सर इस चैप्टर से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछते हैं। 20 नंबर का, सुनो, 20 नंबर का इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी होगा, 20 नंबर का होगा, पीआरटी में फिक्स है। 20 का 18 आपके कॉपी से,
20 का 18 कॉपी से, ये तय है, ठीक है, उतना पढ़ा के भेजा जाएगा। हाँ, 2 क्वेश्चन को हमने हटा दिया। पीजीटी वाले लोगों से थोड़ा अलग से बात करेंगे, अगर वो लोग मेहनत करेंगे तो गारंटी, या नहीं करेंगे तो कोई गारंटी वारंटी नहीं रहेगी उनके लिए। हाँ, तो आप मेहनत करेंगे तब तो। आप लोगों का अलग क्लास लेने वाले हैं ना, उसमें एक्चुअली ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है, उसमें इकोनॉमिकल ज्योग्राफी पढ़ना है, और ह्यूमन और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कुछ ऐसा खंड है, उसमें सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ना है। अब उसमें नगरीकरण जाकर के पढ़ाएंगे, उसमें ग्रामीण स्टेटस को पढ़ाएंगे। तो आप बताओ कि सेटलमेंट जब पढ़ाना है तो केवल सेटलमेंट पढ़ाने में हम लोगों को पीसीएस के जो ऑप्शनल पढ़ाते हैं आईएएस वाले में, तो कम से कम 40 घंटा लगता है, 35 घंटा लगता है सेटलमेंट ज्योग्राफी पढ़ाने में। अब उस काम को 1 से 1.5 घंटा में समराइज करना है, तो मेहनत आप ही करेंगे ना, हम थोड़े मेहनत करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए हटाइए। इसके बाद ताप्ती पर बात कर लेते हैं आपसे। चंड मिनट ताप्ती नदी, एक लाइन और लिखो। डेल्टा और नदमुख में अंतर जानते हैं? नहीं? अरे भाई तू लोग कितना मूल बात भूल रहा था। सुनो, डेल्टा और नदमुख, पहले दोनों का अंतर समझो। नदमुख या ज्वार नदमुख लिखा होगा, जब नदियां धीमी ढाल के साथ अपना जल सागर में प्रवाहित करे, सागर में प्रवाहित करे, तो यहां अनेक वाहिकाएं बनने लगते हैं और ये धीरे धीरे सागर में प्रवेश करता है। तो यहां जो क्षेत्र बनता है ना, वो डेल्टाई क्षेत्र बन जाता है, डेल्टा बनता है। गांवों से अगर आए हो तो डेल्टा को खूब बढ़िया आप समझते होंगे। कभी नदी का जाकर के देखना कि नदी में कहीं एक नदी ऐसी मिलती है जो बहुत उथली नदी होती है, बहुत गहरी नहीं, बहुत उथली नदी होती है, और दूर दूर तक जाओगे ना तो एक सिल्ट टाइप का बना हुआ मिलेगा, मिलता है ना, और बहुत दूर जाने के बाद जो है गहराई मिलता है, ऐसा मिलता है। तो जो सिल्ट टाइप का जो क्षेत्र मिल रहा है वही डेल्टा है, वही डेल्टा है। कारण क्या है? कह देना कि सर यहां मंद ढाल से नदियां अपना जल विसर्जित कर रही है, जबकि यहां ढाल उच्च हो जाएगा। जैसे ही ढाल उच्च हो जाएगा, गांव में भी ये फंडा चलता है ना कि उच्च ढाल से, अब यहां देखो लोग कहता है अरे भाई यहां मत जाना नदी में, तो काहे? तो यहां जो है गड्ढा बनाई हुई है, यहां गड्ढा बनाई हुई है। जैसे ही ऊपर से गिरेगा ना तो अब यहां सिल्ट नहीं बना पाएगा, क्या करेगा वो? हाँ, यहां गड्ढा बना लेगा, गॉर्ज बना देगा, और यही कारण है कि उसको नदमुख बोला जाता है। ठीक है, एक शब्द याद रखिएगा, एक शब्द याद रखिएगा मेरे भाई, कि बंगाल के खाड़ी में जितनी नदियां अपना जल विसर्जित करती है ना, वो सब डेल्टा बनाती है। याद रहेगा, बंगाल के खाड़ी में जितनी नदियां अपना जल विसर्जित करे, विसर्जित करना मतलब समझ रहे हैं ना, नहीं तो स्टैंडर्ड शब्द से ही पढ़ना है अब। हाँ, समर्पण, विसर्जित करती है, दे देती है उसको, ठीक है। तो डेल्टा बनाती है। अरब सागर में जो नदी है ना, वह नदमुख का निर्माण करती है। अरब सागर की नदियां नदमुख का निर्माण करती है। दिक्कत है? तो नदमुख अभी समझाए हैं कि जैसे ही जाकर के महासागरों में, सागरों में यदि डेल्टा नहीं बने, सीधे जल विसर्जित कर दे, तो नदमुख बनाया है। ये क्या बनाया? नदमुख बनाया। यहां डेल्टा नहीं बन पाया उसका, ठीक है। आए पठार और ढाल के कारण, जैसे उसकी मिट्टी कठोर है, यहां की चट्टानें कैसी है? कठोर है। कठोर चट्टानों के कारण अपर्दन कम होता है, और यही कारण है कि वो सीधे नदमुख बना देते हैं। ठीक है, इस टाइप की भावनाएं रहेगी। मैं दोनों को समझा दिया हूं। अब ये कैसा होगा कि देखो, यहां मान लो कि ये जो है ये सागर है, तो सागर में ये जल सीधे विसर्जित कर देगा, सीधे विसर्जित कर देगा, और ये एक लंबी दूरी तय करके विसर्जित कर रहा है, तो इसने डेल्टा बनाया। ये इतना ही याद रखोगे, काम चलेगा कि सर बंगाल के खाड़ी की जो नदियां हैं, बंगाल की खाड़ी की जो नदियां हैं, ये बंगाल की खाड़ी की नदियां क्या करती है? डेल्टा बनाती है, और जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है वो नदमुख बनाती है। दिक्कत है? एक एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ दे यहीं पर, रुके। ये नदियों का ही प्रवाह है कि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लवणता जो है उच्च है। यहां की लवणता उच्च है। लवणता क्या है? उच्च है। कितने काम की बातें हैं। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में लवणता उच्च किसकी है? अरब सागर है। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा अगर पूछना भी होगा तो क्या कि सर अरब सागर की लवणता उच्च क्यों है सर? तो इसका एक नहीं 3-4 कारण बता दीजिएगा। अब उसमें देख लीजिएगा कि क्या वो जानना चाहता है। पहला बात है कि सर बंगाल की खाड़ी में ज्यादा नदियां समाहित होती है, अपना जल विसर्जित करती है, और नदियों का जल तो मीठा जल होता है, वह लवणताओं को कम करते रहता है। दिक्कत है। अपेक्षाकृत अरब सागर में कम नदी अपना जल विसर्जित करती है, एक कारण तो यह हो गया। दूसरा कारण तापमान का भी होता है। तापमान का भी, वर्षा का भी एक कारण है कि बंगाली क्षेत्र में देखोगे ज्यादा इधर रीजन्स में वर्षा होगा, यहां कम रहेगा, ये भी एक कारण होता है। अब ये नहीं पढ़ाएंगे कि सर महासागरों में नमक कहां से आया, ठीक है, नहीं तो फिर क्लास लेंदी हो जाएगा और आप ही को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो नहीं सीखो कि महासागरों में नमक कैसे बन गया, नहीं तो ज्योग्राफी तो ओरिजिन है। और हम लोग के बॉस भी कल कैसे बोल रहे थे, कल परसों, कि देखो एक बार सबको कमीशन सीखना चाहिए। मेरा मन भी आतुर हो जाता है, सच बोल रहे हैं, कि तुम लोग को सिखा के ही आगे बढ़ें, लेकिन फिर देखते हैं कि जी नहीं, इससे जरूरी आपका भविष्य है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो सबका ओरिजिन बता देते कि नमक क्यों बना, कैसे बना, आखिर क्या स्थिति बनी है, हर चीज ज्योग्राफी में समाहित है, इसलिए इंटरेस्टिंग इतना लगता है ज्योग्राफी। ठीक है, और ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको समझ में आ जाए ना, वो बिना पढ़े रह ही नहीं सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी भी डर लगता हो ज्योग्राफी से? कौन है? 2 लोग हैं। आप तो कंटिन्यू है मेरे भाई, अब कैसे डर लग रहा है आपको? लेकिन सुधार हुआ कि नहीं? अब सुधार हुआ कि नहीं? अगर नहीं हुआ तो फिर आपको स्पेशली जो है गाइड किया जाएगा कि सबसे मजबूत पक्ष ज्योग्राफी को बना लीजिए। कोई ऐसा चीज नहीं है जो ज्योग्राफी में नहीं है। ज्योग्राफी का हमने परिभाषा भी पढ़ाया था कि सर जो हम जीते हैं वही भूगोल है सर। ये हवा भी भूगोल है, धरती भी भूगोल है, चंदा भी भूगोल है, सूर्य भी भूगोल है, आप भी भूगोल हो, हम भी भूगोल है, कपड़ा भी भूगोल है, बोर्ड भी भूगोल है, मार्कर भूगोल है, लाइट भूगोल है, सब भूगोल है। तो इतनी जब चीजें हैं, इसलिए जिसको नहीं आता है वो कह देता है कि भूगोल गोल है। समझ लेना, उसका भूगोल गोल है। ठीक है, हटाओ। चलिए नदी खत्म करना है, 2-2 लाइन में खत्म करिए, 2-2 लाइन में खत्म करिए। लिखिए ताप्ती नदी पर 2 लाइन में खत्म करिए। ताप्ती को 2 लाइन में ताप्ती को खत्म कर देना है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी दूसरी सबसे बड़ी नदी 724 किलोमीटर की नदी है। 724 किलोमीटर की नदी है। इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होती है। इसकी उत्पत्ति बहुत बढ़िया, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होती है। बैतूल जिला से होती है और यह खंभात की खाड़ी में और यह खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। खंभात की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है तथा नदमुख का निर्माण करती है। नदमुख का निर्माण करती है। का निर्माण करती है।
इसकी प्रमुख सहायक नदी, देखो थोड़ा तेज कर रहा हूं, ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदी गिरना, 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 इसकी प्रमुख सहायक नदी गिरना एवं अरुणावती है, अरुणावती है, अरुणावती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? एक तो गिरना है और दूसरा अरुणावती है, गिरना और अरुणावती है, ठीक है। बस चंद लाइनों के साथ आगे बढ़ जाओ। इसके बाद और किसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी लूनी पर भी थोड़ा सा बात हो जाना चाहिए आपसे। लूनी को भी एक लाइन में लिख लो, लिखो लूनी नदी। हाँ, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली भी है लूनी। एक्चुअली लूनी जो है क्वेश्चन पूछ लिया है बहुत बार, बहुत बढ़िया। लूनी ये कौन है? सुजीत, ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों में बन सकता है, आप देख लीजिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। लूनी, इसका उद्गम, एमसीक्यू धर्मेंद्र जी, शेड्यूल एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत लंबा होगा आज, 5-6 घंटे 8 घंटे का होगा, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, लूनी नदी, इसका उद्गम अरावली पहाड़ियों से है, अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी राजस्थान से है, अरावली पहाड़ी राजस्थान से है। देखिए, यह राजस्थान और गुजरात में, यह राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए यह राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ के रण में समाहित हो जाती है, समाहित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। यह भारत की, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्वाही नदी है, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्वाही नदी है, अंतर्वाही नदी है, जो जमीन के अंदर अंदर प्रवाहित होती है, जो भूमि के अंदर दिखे नहीं, बस अंदर अंदर चल रही हो, अंतर प्रवाही नदी है। एक पॉइंट और लिखो उसी में, इसे लवणीय नदी भी कहा जाता है, इसे लवणीय नदी भी कहा जाता है। एक क्लास 9, 10 सबके लिए है, सब लोगों के लिए है, ठीक है। लिख लो 2-3 पॉइंट और इसमें। सरस्वती बूंदी, सरस्वती नाम लिख दे क्या? सहायक नदी, जी हां, सरस्वती बोर्ड पर आना है। सरस्वती बूंदी, सरस्वती, सरस्वती बूंदी, सुकरी जवाई, सुकरी बोर्ड पर लिखा हुआ है नाम, सुकरी जवाई, जवाई इसकी सहायक नदी है। सरस्वती बूंदी सुकरी जवाई, सरस्वती बूंदी सुकरी जवाई इसकी सहायक नदी है। पढ़ने के इसमें बहुत है,
लेकिन इससे ज्यादा इसको भी नहीं पढ़ाया जाए। इसी में आप लोगों का हालात है, ठीक है। मतलब अरे भारत का जो सबसे दलदली रण है वो कौन सा रण है? कच्छ का रण है। तो दलदली क्षेत्रों में जब कोई नदी जाएगी, अब सुनो थोड़ा सा और इधर देखो, नदियां दो जगह समाहित हो जाती है रण में। एक तो जहां पर्वतों से निकलती है, तो जैसे ही आगे बढ़ेगी वह भाबर क्षेत्र मिलेगा। कौन सा क्षेत्र मिलेगा? भाबर क्षेत्र। तो हिमालयी नदियां इस भाबर क्षेत्र में जो है समाहित हो जाती है। यहां का कारण क्या है भाबर में जाने का? हाँ, बड़े बड़े पत्थर यानी गुलास्मों का होना, गुलास्मों का होना। इस गुलास्मों में वो समाहित हो जाती है, इन पत्थरों में वो समाहित हो जाती है। जबकि कच्छ के रण में जाओगे तो वो दलदली क्षेत्र है, और दलदली क्षेत्र होने के कारण वो उसमें समाहित हो जाता है, ठीक है। कच्छ के रण में कौन से जीव की ज्यादा प्रधानता है? हाँ, जंगली गधा का, वहां गधा बहुत मिलता है सब, ठीक है। हाँ, गिर में शेर मिलेगा। सब चीज को एक क्लास में खत्म कर देंगे। आज नदी खत्म हो रहा है ना, एक क्लास में सबको खत्म कर देंगे। थोड़ा सा कृष्णा को भी पढ़ लो 2 लाइन में। कृष्णा भी क्यों बच जाएगा? कावेरी भी पढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है मेरे भाई? कावेरी को पढ़ लीजिए। कावेरी लिखो पहले, इनका कावेरी चाहिए तो। सब तो अये किया है ये, कोई ऐसा है जो नहीं आया हो? हाँ, कृष्णा लिखिए में। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जी हां, लंबाई 1401 किलोमीटर, लंबाई 1401 किलोमीटर, दूसरी सबसे लंबी। सबसे लंबी तो हम लोग पढ़े हैं किसको? गोदावरी को। दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी 1401 किलोमीटर। इस नदी का उद्गम इस नदी का उद्गम उद्भव हो रहा है कहां? सह्याद्री, सह्याद्री पहाड़ी नाम सुने हो कि नहीं? जरूर जरूर याद रखिएगा, सह्याद्री बार बार पूछा है। सह्याद्री पहाड़ी, सह्याद्री, सह्याद्री ब्रैकेट में लिख लेना महाराष्ट्र, सह्याद्री, जी हां, सह्याद्री महाराष्ट्र लिख लेना है, महाराष्ट्र, सह्याद्री पहाड़ी महाराष्ट्र, यहां पश्चिमी घाट का है। महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में, के महाबालेश्वर में, महाबालेश्वर में, के महाबालेश्वर में, सह्याद्री महाराष्ट्र के महाबालेश्वर में। लिखिए, इसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र माने कहां कौन कौन राज्य से बहती है? अपवाह क्षेत्र कौन कौन राज्य में बहती है? अपवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दिक्कत है? नहीं है। लिखिए, कृष्णा एवं गोदावरी नदी
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लगा के स्टार लगा के लिख लीजिए, बहुत काम की बात है। कृष्णा और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा और गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है, संयुक्त डेल्टा का निर्माण करती है। जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। कोई दिक्कत नहीं होगा, भारत की दूसरी सबसे बड़ी डेल्टा है। अभी करंट से जोड़ लेना इसको। हाल ही में जो है पेट्रोलियम का उत्पादन इसी गोदावरी कृष्णा बेसिन से किया गया है। अब इस साल से वहां से पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है। बस इतनी चीजों को जोड़ लोगे तो करंट का काम हो जाएगा। यहां से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाल ही में पेट्रोलियम का उत्पादन, जी हां, कृष्णा गोदावरी बेसिन से ही शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश में, हाँ आंध्र प्रदेश में समाप्त हो जाती है, वहीं पर डेल्टा का निर्माण करती है। पूछना क्या चाह रहे हैं, नहीं सुने हैं कंप्लीट, बताइए ना एक बार बोलिए। पश्चिम के नहीं, पूरब की ओर ऐसे बहेगी ना। यहां देखिए, यहां महाराष्ट्र निकल रही है, यहां कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए यहां आकर के आंध्र प्रदेश में जो है एक डेल्टा का निर्माण करेगी और यहीं पर अपना जल विसर्जित बंगाल के खाड़ी में कर देगी। तो किधर बह रही है, पूरब की ओर, ठीक है। और यही कारण है कि डेल्टा बना रही है। करंट हमने अपडेट कर दिया है इसमें कि सर अभी इसी बेसिन से जो है ईंधन या पेट्रोलियम का उत्पादन किया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने ठीक है। जी हाँ, सुनो ऑनलाइन वाले मेरे भाई, आज खत्म कर देना है, इसलिए बिना डायग्राम का जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको पढ़ा के इसको खत्म कर दिया हूं। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ हम लोग इसका आगाज करेंगे, ठीक है। और हर एक टॉपिक पढ़ाना है तो थोड़ा तेज पढ़िए, कॉपरेट करिए। आप लोग कॉपरेट करिएगा तो ही हम तेज पढ़ा पाएंगे ना। आप लोग कॉपरेट नहीं करोगे तो कैसे तेज पढ़ा पाएंगे। छोड़िए विवाद पढ़ रही है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं कावेरी नदी पर। कावेरी नदी पर, जी हाँ कावेरी नदी, नेक्स्ट पॉइंट लगा लेना है कावेरी। कावेरी, इस नदी का उद्गम, हाँ इस नदी का उद्गम कर्नाटक के, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के, ये अर्चना जी हमने ये बोला है गोदावरी और कृष्णा बेसिन के बारे में बोला है। बेसिन के दोनों मिलकर के डेल्टा बनाती है ना, उसी बेसिन से अपतटीय पेट्रोलियम प्राप्त किया जा रहा है वहां से, ठीक है। चलिए सुनिए, कंसाइडर रहो। आगे कावेरी पर पढ़ना है हम लोगों को। सब लोग मेजर हेडिंग लगा लो, कावेरी। कावेरी, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। हाँ
भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा? शिव समुद्रम। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम, शिव समुद्रम इसी नदी पर अवस्थित है। आए आए नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हमने तो अभी कहा है कि मेरे भाई, मेरे मित्र, बंधु, सखा, एक दिन के चैप्टर में आपको कंप्लीट केवल बांध कराएंगे, एक दिन परियोजनाओं पर बातें होगी ताकि कंफ्यूजन किसी को नहीं रहे। ऐसे अलग अलग करा देंगे तो समस्या आपको होना है, हम लोग तो एक्सपर्ट हैं, क्या दिक्कत है, कहीं से पूछोगे बताते रहेंगे। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हो। किसको? अब तो खत्म हो कर रहे हैं ना, मैप तो सबको बताए ही। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए मेरे भाई, सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो मैप बनाने में एक्सपर्ट हूं, मैप पर ही विश्वास करता हूं, लेकिन अभी खत्म कर लेना था, कल से फिर मैप बनाएंगे। आप लोग जो मैप अपना खरीदे हैं ना, उस मैप को रखे रहिएगा, उसकी बहुत उपयोगिता है, कल फिर उसी में पढ़ाएंगे। जितना भी वन्य जीव सब अभ्यारण्य है सबको उसी में हम नोट डाउन कराएंगे, चिंता थोड़े करना है। आगे लिखो, समय निकलते जा रहा है, 2-3 पॉइंट और लिख लीजिए। हाँ, कावेरी में 1-2 पॉइंट और जिसको हमने डिनोट किया है। यह नदी श्रीरंगपट्टनम, 3 शब्द लिखना है, श्रीरंगपट्टनम, कौमा श्रीरंगपट्टनम, कौमा शिव समुद्रम, कौमा श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम, श्रीरंगम द्वीप का निर्माण करती है। द्वीप का निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण करती है, द्वीप का निर्माण करती है। श्रीरंगम, शिव समुद्रम और श्रीरंगपट्टनम द्वीप का निर्माण करती है। देखो, जैसे ही पहुंचती है ये बंगाल के खाड़ी तट पर, तो बहुत लंबे दूरी तक 3 धाराओं में ये प्रवाहित होती है और वहीं पर 3 गो द्वीप बन गया है। तीनों द्वीप का नाम आपके सामने है। ऐसे चीजों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, तीनों द्वीप अलग अलग है और ये तीनों द्वीप का निर्माण इसी ने किया है। ठीक है, चलिए महानदी पर भी 2-3 पॉइंट लिख लो, बस 2-3 पॉइंट। आज भर ये पॉइंट का खेल चलेगा, कल फिर मैप में हम लोग आ जाएंगे क्योंकि आज खत्म कर लेना था इसको। हाँ, महानदी पर भी 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। महानदी, इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिंगवा पहाड़ी से हुआ है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के सिंगवा पहाड़ी से हुआ है। सिंगवा पहाड़ी, जी हां, छत्तीसगढ़ के सिंहवा लिखा जाएगा, सिंहवा पहाड़ी से हुआ है। छोड़िए मैकाल पर्वत का नाम। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? शिवनाथ, मांड,
ईब, शिवनाथ, मांड, ईब, शिवनाथ, मांड, ईब, कोमा, तेल। एगो तेल है, बार बार पूछता है, तेल नदी, जी हाँ तेल नदी, ताला वाला त, ईब, तेल नदी इसकी सहायक नदी है, उड़ीसा के पास अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर देती है, कहानी खत्म हो जाता है। उड़ीसा, सुनिए, बंगाल के खाड़ी में, अरब सागर कैसे हम बोल दिए, कोई बात नहीं, सुनिए, लंबाई इसका 1000 कुछ किलोमीटर है, देख लीजिएगा, ठीक है। सुनिए, अब एक काम है मेरे पास, थोड़ा सा तुम लोग भी, अभी समय है ना मेरा, हाँ बहुत बढ़िया, सुनो, अब 2 रास्ते हैं मेरे पास आपका सिलेबस पूरा कराने का। आप लोग सुनो, आज हामी भर दो, कल उसी रास्ते पर चलेंगे, या तो स्टेट वाइज पढ़ा देंगे या नहीं तो टॉपिक वाइज पढ़ा देंगे, किसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। या तो स्टेट वाइज पढ़ा सकते हैं आपको कि एक स्टेट उठाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश उठाए, उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रमुख, जैसे कृषि है, वहां का खनिज है, वहां पर जितने भी जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वहां की राजनीति के स्टेटस से सब पर बात कर लेंगे, या फिर टॉपिक वाइज पढ़ा दें, बहुमत वोट जिधर रहेगा वैसे ही चलेगा, स्टेट वाइज करवा दें एक दिन में। अरे मेरे भाई, हमने तो आपको बता दिया ना कि मेरे पास 2-3 रास्ते हैं अब यहां से पढ़ाने के लिए, या तो स्टेट वाइज पढ़ा लेंगे नहीं तो टॉपिक वाइज पढ़ा लेंगे। स्टेट वाइज रुक जाइए, सुनो मेरे भाई, बहुत बढ़िया, फ्लो टेस्ट नहीं होगा, जल्दी खत्म करना और उसके बाद केवल कॉपी रिवाइज करके जाके सिलेक्शन पा लेना, ये दोनों लक्ष्य है ना, केवल उड़ा के खत्म कर देना नहीं है, पढ़ा के मेहनत करके पसीना गिरा के खत्म करना है। तो दोनों मेरे लिए कंफर्टेबल है, ठीक है, तो रखो इसको भविष्य के गर्त में, दोनों जो है कंफर्टेबल है क्योंकि पढ़ाना दोनों में है। एक तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर हम क्या करते ना कि अगर स्टेट वाइज भी अगर पढ़ा लें तो मजा आ जाएगा, क्यों कि हर एक स्टेट में जो है कमाल की बातें पढ़ेंगे हम लोग कि सर वो बीरों की भूमि राजस्थान, अब वो बीरों की भूमि राजस्थान में क्या क्या चीजें पूछेगा, तो वहां की टोटल खनिज, वहां के टोटल संसाधन, टोटल खनन, वहां की राजनीति, पॉलिटिकली सब पकड़ा जाएगा, और टॉपिक वाइज चलेंगे तो सब नहीं पकड़ाएगा, कुछ छूट जाएगा। तो बढ़िया है, कल से तैयार होकर के आइए, स्टेट वाइज पढ़ते हैं, लेकिन एक दिन में 4 स्टेट, एक दिन में। हाँ, कमीशन वाले बैचेज में जो है ना, ये भी याद रखिए, कमीशन वाले बैच में एक स्टेट पढ़ाने में 4 से 5-6 घंटे लगते हैं, एक स्टेट पढ़ाने में 4 घंटे लगते हैं, और आपको मैं एक दिन में 4 स्टेट पढ़ाने की बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तो आपको भी अपना ताकत दिखाना ही पड़ेगा कि सर हम लोग बिहार के उस ऐतिहासिक भूमि से हैं जहां दशरथ माझी थे, तो तुम लोग भूल के आ जाता है जी। तो स्टेट वाइज ही पढ़ाते हैं, पहले उन राज्यों को ज्यादा तेजी से कवर कर देते हैं जिनसे प्रश्न पूछे गए हैं। आपको मैं क्लू दे देता हूं, सुनो, अब कहीं नहीं भटकना है, ज्योग्राफी का बाउंड्री बन चुका है, थोड़ा सा अब एक रास्ते पर दौड़ लेना है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, और भारत का रूर प्रदेश, हम लोगों का पड़ोसी झारखंड, रूर प्रदेश, रूर ऑफ इंडिया, झारखंड में से हर हाल में एक क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन झारखंड से पूछना ही पूछना है। अभी भी परीक्षक के मन में यह भावनाएं बैठी हुई है कि झारखंड हमारा ही है। हाँ देख लो, विद्रोह पूछना होगा तो बिहार के छोड़ के मुंडा विद्रोह, विद्रोह पूछना होगा तो संथाल विद्रोह। कभी मन में आता है कि जाके कहे कि सर ये लोग दूर हो गए हैं, लेकिन वो मानता ही नहीं है कि वो लोग अभी भी साथ बने हुए हैं, ठीक है। और किसी को कोई शिकवा शिकायत? टॉपिक खत्म हुआ है, यहीं पे ड्रॉप करते हैं और कल से स्टेट वाइज ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। थैंक यू।